हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई लॉन्च पीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर कवर करूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो आज का पहला क्वेश्चन सीआरपीसी से है। ब्रीफली डिस्कस द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो अरेस्टेड पर्सन्स के क्या राइट्स हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से आंसर लिखना है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड सर्टेन राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो दोस्तों, सीआरपीसी के साथ साथ भारत के संविधान ने गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। तो कौन से अधिकार हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला राइट है गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्ड राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एज द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, भारत के संविधान ने गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार को मौलिक अधिकारों के समान माना है। अब अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने पहुंचा और बिना अरेस्ट के रीज़न को बताए हुए उसे गिरफ्तार कर लेता है, ये तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा ना। ही नहीं पता कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा। अगर उसको गिरफ्तारी के रीज़न ही नहीं पता है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा। In Article 22 Clause 1 of the Constitution of India provides that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be the ground of the arrest। तो जब तक उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बता दिए जाएंगे, तब तक उसको कस्टडी में हिरासत में करके नहीं रखा जाएगा। इन मधु लिमाय केस में कोर्ट ने आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और मौलिक माना है। फिर देखते हैं, लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 50, 55 एंड 75 ऑफ द कोड। तो सीआरपीसी में कहाँ कहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं, सेक्शन 50, 55 एंड 75, जिसमें सेक्शन 50 अरेस्ट विदाउट वारंट की बात करता है और सेक्शन 75 अरेस्ट विद वारंट की बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, जब कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट अरेस्ट करने जाता है, तो गिरफ्तार करने से पहले उस पर्सन को ये बताएगा कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और सेक्शन 75 प्रोवाइड करता है कि पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन जो वारंट को एग्जीक्यूट करा रहा है, वो वारंट के सब्सटेंस को उस अरेस्टेड पर्सन को बताएगा जिसको अरेस्ट करने जा रहा है। कि अच्छा, इसमें जो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट, जो ये लाइन है, ये किस लिए है? अदर पर्सन से मतलब यहाँ प्राइवेट पर्सन से है, कि जब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अरेस्ट की बात की गई है, जो कि सेक्शन 43 में दिया गया है। सेक्शन 43 में कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में गंभीर अपराध करता है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो न्यायालय द्वारा उद्घोषित कर दिया गया है, जैसे वांटेड पर्सन, तो ऐसे किसी व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। दूसरा राइट है इन्फॉर्मेशन टू फ्रेंड और रिलेटिव अंडर सेक्शन 50A। सेक्शन 50A प्रोवाइड्स फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन किसी को अरेस्ट करने जाएगा, उस ऑफिसर उस पर्सन की फैमिली को इन्फॉर्म करेगा, या फिर अगर फैमिली उस टाइम प्रेजेंट नहीं है अरेस्ट के टाइम, तो उस एरिया का जो भी कोई नामित या चर्चित व्यक्ति है उसको उस अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये प्रोविज़न जोगिंदर कुमार और डीके बासु के केस के बाद 2005 में अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो पहले 1994 के टाइम कस्टोडियल डेथ और अरेस्ट कॉमन हो गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में के केस में कुछ गाइडलाइन दी, जिसमें एक्यूज्ड और पुलिस के रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी आ सके। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि अरेस्टेड पर्सन को रिलेटिव से बात करने का अधिकार है, जिससे वह अपनी अरेस्ट की जानकारी अपने रिलेटिव या किसी खास को दे सके। और इस अधिकार के बारे में पुलिस द्वारा अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा और पुलिस द्वारा केस डायरी तैयार की जाएगी, जिसमें ये मेंशन करना होगा कि पर्सन के अरेस्ट की जानकारी किसको दी गई है। लेकिन इन सभी गाइडलाइन के बाद भी कस्टोडियल डेथ न सिर्फ कंटिन्यू रही, बल्कि इससे पहले से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के केसेस सामने आए। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में फर्दर डिटेल गाइडलाइन दी और 2009 के अमेंडमेंट के बाद नए प्रोविज़न ऐड ऑन किए, जिसमें अरेस्टेड पर्सन के कई राइट प्रोवाइड किए गए हैं। जिसमें से सेक्शन 41B कहता है, द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B आल्सो प्रोवाइड दैट सच मेमो शैल बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट वन विटनेस हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। तो दोस्तों, सेक्शन 41B जो कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट बताता है, ये बताता है कि जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं अरेस्ट से रिलेटेड। तो पहले वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले तैयार करेगा। अरेस्ट करने के टाइम वो हर एक सब पार्टिकुलर उसमें लिखेगा कि किस पर्सन को अरेस्ट किया गया जा रहा है, उस पर्सन का नेम क्या है, डेट, टाइम और प्लेस ऑफ अरेस्ट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अरेस्ट।
एंड आल्सो अरेस्ट मेमो शैल बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस। फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, अगर फैमिली मेम्बर उस टाइम वहाँ पे नहीं है तो उस लोकेलिटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल मेम्बर है तो उसका विटनेस अटेस्टेड कराया जाएगा। तीसरा राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द रिलीज ऑन बेल। सेक्शन 50 क्लॉज 2 में अरेस्टेड पर्सन अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो उसे बेल लेने के अधिकार के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 50 क्लॉज 2 प्रोवाइड दैट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड अ पर्सन विदाउट वारंट accused of a bailable offense, कि वो बेलेबल ऑफेंस में जब अरेस्ट किया जाएगा, he shall inform him that he is entitled to release on bail and he may arrange for surety on this behalf। इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो बेल के लिए इंटाइटल्ड है और वो इसके लिए श्योरिटी अरेंज कर सकता है। फिर फोर्थ राइट इज राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले। दिस राइट आल्सो गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। It provides that every person who has been arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours। इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना 24 घंटे के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा। नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। ओके, or it must however be noted that the time of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान दिया जाना है कि 24 आवर का जो टाइम दिया गया है, ये समय गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए जो आवश्यक समय होगा उसे इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर जैसे किसी प्लेस से न्यायालय का इस जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन को ले जाया जाएगा वहाँ का पूरा डिस्टेंस ऐसा है कि 2 घंटे लग सकते हैं, तो वो 2 घंटे 24 घंटे में ऐड ऑन नहीं किए जाएंगे, तो उसे 26 घंटा अगर हो जाएगा टोटल तो उसे 24 घंटा ही माना जाएगा, क्योंकि जो 2 घंटा है वो तो उसके यात्रा में लग जाएगा ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, तो वो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। और इसमें फिर दिया गया सेक्शन 57 एंड 76 ऑफ द कोड आर लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो अभी हम पहले बात कर चुके हैं। सेक्शन 57 विद वारंट विदाउट वारंट की बात करता है, सेक्शन 76 अप्लाई टू अरेस्ट विद वारंट पे है। Section 57 provide that police officer shall not be detained in custody a person arrested without a warrant for a longer period than what is reasonable, and such period shall not exceed 24 hours except with an order of magistrate under section 167 of the code। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उसको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर अंडर सेक्शन 167 में रिमांड में देता है जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अभी भी कुछ सबूत व्यक्ति से लिए जा सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके से 24 घंटे से ज़्यादा रखने का टाइम मांग सकता है। टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट अरेस्टेड पर्सन शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 यह प्रोवाइड करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है, जिसे वह वंचित नहीं किया जाएगा। और ये राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइट ऑफ फ्री लीगल एड। अगर अरेस्टेड पर्सन इंडिजेंट है या गरीब है तो उसे फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में यह माना कि राज्य एक संवैधानिक जनादेश के तहत एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। यह राइट न केवल प्रशिक्षण शुरू होने पर प्राप्त होगा बल्कि तब भी प्राप्त होता है जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। दिस राइट एक्यूर्स नॉट ओनली व्हेन द ट्रायल बिगिन बट व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन 41D क्या कहता है। सेक्शन 41D ऑफ द कोड जो कि इंसर्ट किया गया है 2009 के अमेंडमेंट में, जो कि प्रोवाइड करता है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। सेक्शन 41D ये प्रोवाइड करता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट किया गया है और उससे पुलिस द्वारा इंटेरोगेशन उसका चल रहा है तो वो इंटाइटल्ड है, ही शैल बी इंटाइटल्ड, कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन बात कर सकता है। And Section 303 also provide that any person against whom proceeding are initiated under the code may of right be defended by pleader of his choice। तो Section 303 भी यही प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अपने आप को अपने द्वारा चुने गए किसी भी वकील से अपने आप को डिफेंड करवा सकता है। और फिर Section 304 प्रोवाइड फॉर लीगल एड टू द एक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट इन सेशन ट्रायल एज वेल एज अदर ट्रायल। 304 में ये प्रोवाइड किया गया है कि एक्यूज्ड को जो लीगल एड दी जाएगी सेशन ट्रायल में हो चाहे किसी और ट्रायल में हो, वो स्टेट के एक्सपेंस में, राज्य के खर्चे पर दी जाएगी। और आगे सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद अजमाल अमीर कासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो इंडिजेंट पर्सन को, गरीब व्यक्ति को ये इन्फॉर्म करे कि उसके पास फ्री लीगल एड का राइट है, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसमें सेक्शन 53 इनेबल अ पुलिस ऑफिसर टू कंपेल एन अरेस्टेड पर्सन टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन विद अ व्यू टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन। जो सेक्शन 53 है वो पुलिस ऑफिसर को ये राइट देता है कि वो कंपेल कर सकता है अरेस्टेड पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन जो सेक्शन 54 है वो अरेस्टेड पर्सन को ये राइट देता है कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करवाए, जिससे वो अपने आप को सही से डिफेंड कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि भाई देखो, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अगर वो तोड़ फोड़ दिया गया एक्यूज पर्सन या फिर अरेस्टेड पर्सन, तो फिर इसका जिम्मेदार वो कैसे बताएगा कि
मैं पहले सही था। तो उसका अगर पहले एग्जामिनेशन वो अपना करवा लेगा तो उसके पास ये एक प्रूफ होगा कि वो सही सलामत था इंटेरोगेशन के दौरान, और बाद में अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट इन सीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज हेल्ड दैट अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट अबाउट हिज राइट टू मेडिकल एग्जामिन अंडर सेक्शन 54। मजिस्ट्रेट द्वारा उसको इस राइट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करवा सकता है। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। आपको ऐसे ही हेडिंग वाइज और यही सेक्शन और केसेस आप अपने तरफ से अगर ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आप पूरा ये लिख देंगे तो आपका ये पूरा लॉन्ग तैयार हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप किस टॉपिक पे अगला क्वेश्चन चाहते हैं। वैसे मैं आगे चल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लाता ही रहूँगा, और प्रॉब्लम सम्स जो आते हैं पीसीएस जे के मेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बन के आती हैं वैसे भी क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।